एवरीवन गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 16, जिसमें आपको लिटरेरी टर्म्स, क्रिटिकल कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन का क्वेश्चन ऑफ द डे है टोटल्स मिसेलनी आल्सो नोन एज। टोटल्स मिसेलनी को किस नाम से जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल्स मिसेलनी आल्सो नोन एज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स पब्लिश्ड इन 1557। टोटल्स मिसेलनी को सॉन्ग्स एंड सोनेट नाम से जानते हैं, जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, पब्लिश्ड हुआ था 1557 में। क्वेश्चन नंबर 301, द लाइन द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। ये लाइन किस पोएम से ली गई है? ऑप्शन ए अ लवर्स कंप्लेंट, ऑप्शन बी एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ऑप्शन सी डॉन जॉन या ऑप्शन डी नन। क्वेश्चन नंबर 301 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड से ये लाइन ली गई है। द लाइन द कर्फ्यू टुवर्ड्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे इज फ्रॉम द पोएम एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड बाय थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई पोएम है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, यहीं से ये लाइन ली गई है। इस लाइन में पर्सोनिफिकेशन और मेटाफर का यूज किया गया है। द कर्फ्यू टुवर्ड्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन एंड मेटाफर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, पर्सोनिफिकेशन क्यों है। पर्सोनिफिकेशन, द कर्फ्यू इज पर्सोनिफाइड एज डॉलिंग द नेल। यहाँ पे कर्फ्यू को पर्सोनिफाइड किया गया है घंटी बजाने के रूप में। एंड द डे इज पर्सोनिफाइड एज डाइंग। डे यानी यहाँ पे इवनिंग डे की बात हो रही है, इसलिए इवनिंग डे को पर्सोनिफाइड किया है मरने के रूप में। मेटाफर, द इवनिंग इज कंपेयर टू डेथ। यहाँ पे इवनिंग का कंपेयर, तुलना की जा रही है डेथ से, इसलिए यहाँ पे मेटाफर है। कर्फ्यू, कर्फ्यू का मतलब क्या है? कर्फ्यू अ बेल रैंग इन द इवनिंग टू सिग्नल पीपल टू पुट आउट देयर फायर्स एंड गो टू बेड। ये घंटी बजाने का टाइप है, जो इवनिंग में घंटी बजाई जाती है और सिग्नल दिया जाता है लोगों को कि अपने आग को बुझा लें और सोने चले जाएं एंड गो टू बेड। नेल, नेल a symbolic word that describe the type of bell rang at funerals। funerals के समय में जो घंटी बजाई जाती है उसी को नेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 302, in which a character expresses to the audience his or her thought or intention in a short speech which by convention is unaudible to the other characters on the stage। किसकी बात हो रही है? एनेक्डोट की, सोलिलोकी की, शॉर्ट स्टोरी, असाइड। क्वेश्चन नंबर 302 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, असाइड। असाइड में जो करेक्टर होता है वो एक्सप्रेस करता है अपनी थॉट को ऑडियंस के सामने। जो करेक्टर होता है वो अपने थॉट को, अपनी फीलिंग्स को, उनके मन में क्या चल रहा है वो एड्रेस किया जाता है ऑडियंस को इन अ शॉर्ट स्पीच। शॉर्ट स्पीच में, अगर ये लॉन्ग स्पीच हो जाएगी तो सोलिलोकी हो जाएगी, अगर शॉर्ट स्पीच है तो असाइड। असाइड में शॉर्ट स्पीच होती है और सोलिलोकी में लॉन्ग स्पीच रहती है। यही डिफरेंस है सोलिलोकी और असाइड में। और इसमें जो अदर करेक्टर्स स्टेज पर होते हैं वो साइलेंट भी, मतलब मन में ही बोल लेते हैं, या तेजी से लाउडली भी बोल सकते हैं या साइलेंटली भी बोल सकते हैं। और ये जो बोलते हैं, जो असाइड बोलते हैं, एड्रेस की जाती है ऑडियंस को। स्टेज पे अदर करेक्टर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अगर अदर करेक्टर हैं तो वो साइलेंटली रहेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं। लेकिन वो जो असाइड बोल रहे हैं वो उनको सुन नहीं सकते हैं। जो अदर करेक्टर होंगे वो असाइड को सुन नहीं सकते हैं। तो असाइड शॉर्ट स्पीच होती है और सोलिलोकी लॉन्ग स्पीच रहती है। क्वेश्चन नंबर 303, नोबडी हैज एवर लिसन टू मी सो अटेंटिव नो एरर। किस पार्ट्स में एरर है? कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 303 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अटेंटिवली इन प्लेस ऑफ अटेंटिव।
Nobody has ever listened to me so attentive। यहाँ पे attentive यूज़ किया है listen के लिए। listen यहाँ पे verb है, अब verb को जो क्वालिफाई करता है, जो verb की विशेषता बताता है, वो adverb बताता है, ना कि adjective बताता है। इसलिए यहाँ पे attentive नहीं, attentively हो जाएगा। Nobody has ever listened to me so attentively। Question number 304, known for their translation of Petrarch sonnets from Italian into English। कौन जाने जाते हैं ट्रांसलेशन के लिए? तो पेट्रार्क सोनेट की के ट्रांसलेशन के लिए कौन जाने जाते हैं? जो पेट्रार्क सोनेट थी वो इटालियन में लिखी गई थी, इटालियन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कौन जाने जाते हैं? सर थॉमस यार्ड, हेनरी होवार्ड, इन्हीं कोई अर्ल ऑफ सरे भी बोलते हैं, या बोथ दोनों ही जाने जाते हैं, या नन, या कोई नहीं जाने जाते हैं। पेट्रार्क ने जो सोनेट लिखी थी, पेट्रार्कन सोनेट भी उनको कहते हैं और इटालियन सोनेट भी पेट्रार्कन सोनेट को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 304 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सर थॉमस यार्ड और हेनरी होवार्ड अर्ल ऑफ सरे ये दोनों ही ट्रांसलेशन के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने इटालियन सोनेट को इंग्लिश सोनेट में ट्रांसलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 305 इज अ फिगर ऑफ स्पीच in which the normal word order of a sentence or phrase is changed, it is also known as inversion। ये एक प्रकार का फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस का जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है, जैसे किसी भी सेंटेंस का नॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है सेंटेंस का वो चेंज होता है, इसी को इन्वर्जन कहते हैं। तो किसकी बात हो रही है? असोनेंस की, एनास्ट्रोफी की, एनाफोरा की, आसमस? क्वेश्चन नंबर 305 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनास्ट्रोफी। एनास्ट्रोफी एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर ऑफ अ सेंटेंस का जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है वो चेंज होता है। मतलब नॉर्मल वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन एनास्ट्रोफी में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल्स देखिए, गिव मी लिबर्टी टू गिव मी डेथ। यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग गिव यानी वर्ब से हुई है, ना कि सब्जेक्ट से हुई है, इसलिए यहाँ पे एनास्ट्रोफी हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, विद ऑल माई वर्डली गुड्स आई दी इंडो। तो यहाँ पे जो सेंटेंस की स्टार्टिंग हुई है प्रीपोजिशंस की हुई है, लेकिन नॉर्मल जो वर्ड ऑर्डर सेंटेंस का होता है सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, लेकिन फर्स्ट सेंटेंस में पहले ही वर्ब आ गया और सेकंड सेंटेंस में प्रपोजिशन पहले आ गई। जो नॉर्मल वर्ड ऑर्डर सेंटेंस का चेंज्ड रहता है उसी को एनास्ट्रोफी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 306, our court shall be a little academy still and contemplative in living art। ये लाइन कहाँ से ली गई है? 12th नाइट से, एज यू लाइक इट से, टेमिंग ऑफ द श्रीव से, लव्स लेवर लॉस्ट से। क्वेश्चन नंबर 306 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लव्स लेवर लॉस्ट से लाइन ली गई है। Our court shall be a little academy still and contemplative in living art is a line from Act First, Scene First। लव्स लेवर लॉस्ट ये लाइन ली गई है एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट से। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक प्ले है। इस लाइन को बोलते हैं किंग फर्डिनेंड ऑफ नवारे। क्वेश्चन नंबर 307, दाउ हैड स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। किसकी कोटेशन है? बेन जॉनसन, डी.एच. लॉरेंस, राल्फ वाल्डो इमर्सन, टी.एस. इलियट। स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेन जॉनसन। क्वेश्चन नंबर 308, आई रिमेंबर अ फ्रेंड टू मी बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट अ सेल। किस पार्ट्स में एरर है? आई रिमेंबर मुझे याद है, एक फ्रेंड ने खरीदे हैं सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट अ सेल, सेल में बहुत सारे जूतों के जोड़े खरीदे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑफ माइन इन प्लेस ऑफ टू मी।
कि रिमेंबर के साथ में ऑफ का भी यूज होता है और टू का भी यूज होता है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखिए, रिमेंबर ऑफ का मतलब होता है मीन्स टू रिकॉल समथिंग दैट वॉज फॉरगेटन, जो हम भूल गए उसको याद करना, रिमेंबर ऑफ। रिमेंबर टू मीन्स टू नॉट फॉरगेट टू डू समथिंग, मतलब रिमेंबर टू का मतलब होता है कि कोई भी काम करने के लिए ना भूलना, कोई काम करना है उसको ना भूलना, तो रिमेंबर टू। और रिकॉल करना समथिंग, किसी चीज़ को रिकॉल करना, जो भूल गया उसको रिकॉल करना, तो रिमेंबर ऑफ। तो यहाँ पे बात हो रही है आई रिमेंबर, मुझे याद है कि एक फ्रेंड ने मुझे खरीदे थे सेवर पेयर्स ऑफ शूज एट अ सेल, सेल से जूतों के पेयर, जूतों के जोड़े खरीदे थे, तो उनको याद है। यहाँ पे रिकॉलिंग का सेंस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे रिमेंबर के साथ ऑफ का यूज होगा। अब आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ, ऑफ प्रपोजिशन है, इसलिए प्रपोजिशन के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, मी नहीं आएगा। या तो प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पे आई का प्रोनाउन बनेगा तो पसेसिव प्रोनाउन बन जाएगा, माइन हो जाएगा। तो आई का पसेसिव प्रोनाउन माइन हो जाएगा। यहाँ पे ऑफ के बाद माइन का यूज होगा, क्योंकि प्रोनाउन है, पसेसिव प्रोनाउन का यूज होता है, इसलिए प्रपोजिशन के बाद या तो नाउन आएगा या तो प्रोनाउन आएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑफ माइन हो जाएगा इन प्लेस ऑफ टू मी, टू मी की जगह पे ऑफ माइन। आई रिमेंबर अ फ्रेंड ऑफ माइन बाइंग सेवरल पेयर्स ऑफ शूज एट अ सेल। क्वेश्चन नंबर 309, ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी इज ए लाइन फ्रॉम। ये लाइन कहाँ से ली है? कोरियोलिनस, एंटोनियो क्लेयोपेट्रा, सिम्बलिन, जूलियस सीजर। क्वेश्चन नंबर 309 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जूलियस सीजर से ये लाइन की गई है, ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी। Mark Antony's funeral oration for Julius Caesar appears in Act 3, Scene 2 of Julius Caesar by William Shakespeare. In this speech, Antony uses emotionally charged rhetoric to pay tribute to his friend Caesar. इसमें मार्क एंटोनी की स्पीच है, ये जूलियस सीजर को श्रद्धांजलि दे रहा है। एक्ट 3 और सीन 2 में ये लाइन आई है। क्वेश्चन नंबर 310, and I wish my days to be bound each to each my natural piety is a line from. My heart leaps up, I wandered lonely as a cloud, scored not the sonnet, the world is too much with us. क्वेश्चन नंबर 310 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माई हार्ट लीप्स अप से ये लाइन ली गई है। माई हार्ट लीप्स अप, इसको द रेनबो के नाम से भी जानते हैं, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई एक पोएम है। माई हार्ट लीप्स अप इज आल्सो नोन एज द रेनबो। क्वेश्चन नंबर 321, द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इज दैट ही इज रियली वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ ऑल द पीपल हु से ही इज वेरी गुड। ये किसकी कोटेशन है? बेन जॉनसन की, डी.एच. लॉरेंस की, रॉबर्ट ग्रेव्स की, राल्फ वाल्डो इमर्सन की। क्वेश्चन नंबर 321 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ग्रेव्स। रॉबर्ट ग्रेव्स कहते हैं द रिमार्केबल थिंग्स अबाउट शेक्सपियर, ये रिमार्केबल थिंग्स है शेक्सपियर के बारे में कि ही इज़ रियली वेरी गुड, वे वास्तव में बहुत अच्छे थे। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद कि ऑल द पीपल, सभी लोग कहते हैं, हु से, जो कहते हैं ही इज़ वेरी गुड, सभी लोग कहते हैं कि वह अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 312, चैरिटी सफर लॉन्ग एंड इज काइंड, फिगर ऑफ स्पीच बतानी कौन सी है? इपिग्राम है, आयरनी है, अपोस्ट्रोफी है, पर्सोनिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 312 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्सोनिफिकेशन। जो सिलेक्शन बैच के लास्ट सेशन में मैंने पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच डिस्कस की है, जिसने भी ना देखा हो चैनल वहीं सिलेक्शन बैच में जाके देख ले, चैनल पर जाके वहाँ आपको मिल जाएगी पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 313, हु गेव द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस टू जॉन मिल्टन्स पोएम?
जॉन मिल्टन की पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल किसने दिया था? थॉमस एडिसन, थॉमस न्यूटन, जोसेफ एडिसन या जॉन मिल्टन? क्वेश्चन नंबर 313 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। थॉमस न्यूटन गेव द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस टू जॉन मिल्टन्स पोएम। तो जॉन मिल्टन की पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये टाइटल थॉमस न्यूटन ने दिया था। थॉमस न्यूटन गेव द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस टू जॉन मिल्टन्स पोएम इन 1761। 1761 में इन्होंने ये टाइटल दिया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस का। द पोएम वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1673। 1673 जो पोएम है ओरिजिनली पब्लिश्ड हुई थी 1673 में विद द टाइटल। जब ये पोएम पब्लिश्ड हुई थी ओरिजिनली, तब इसका टाइटल था व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जो कि 1673 में पब्लिश्ड हुई थी। क्वेश्चन नंबर 314, he wondered what was the reason for her refusal to accompany him। कॉमन एरर्स का क्वेश्चन है, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 314 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। द रीजन वॉज इन प्लेस ऑफ वॉज द रीजन। जो वॉज द रीजन है यहाँ पे द रीजन वॉज होगा, क्योंकि सेंटेंस इंटेरोगेटिव में नहीं है। इंटेरोगेटिव होता है क्वेश्चन मार्क का यूज होता, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ही वंडर्ड व्हाट द रीजन वॉज फॉर हर रिफ्यूजल टू अकम्पनी हिम। क्वेश्चन नंबर 315, द वॉर्डरर्स इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया ये वॉर्डरर्स क्या है? वर्स ट्रेजिडी है, वर्स कॉमेडी है, ये एलेजी है, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 315 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द वॉर्डरर्स इज अ वर्स ट्रेजिडी रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वर्ड्सवर्थ रोट द वॉर्डरर्स बिटवीन 1795 एंड 1797। 1795 और 1797 के बीच में द वॉर्डरर्स लिखा है। इट वॉज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1842। और ये पब्लिश नहीं हुआ था 1842 तक, तो ये पब्लिश नहीं हुआ था। द वॉर्डरर्स इज अ 5 एक्ट वर्स ट्रेजिडी। द वॉर्डरर्स है ये 5 एक्ट की वर्स ट्रेजिडी है। वर्ड्सवर्थ अटेम्प्ट टू गेट द प्ले स्टेज इन नवंबर 1797। वर्ड्सवर्थ ने अटेम्प्ट किया था इसको प्ले कराने, स्टेज प्ले कराने के लिए 1797 में, बट इट वॉज रिजेक्टेड बाय थॉमस हैरिस। लेकिन थॉमस हैरिस के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था। थॉमस हैरिस जो कि मैनेजर होते हैं कोवेंट गार्डन थिएटर, कोवेंट गार्डन थिएटर के मैनेजर है थॉमस हैरिस, इनके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था इस प्ले को। द प्ले इज सेट ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी थर्ड ऑफ इंग्लैंड। और इस प्ले की सेटिंग हुई थी किंग हेनरी थर्ड के दौरान। क्वेश्चन नंबर 316, टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टॉम जोन्स जो कि हेनरी फील्डिंग के द्वारा लिखा एक वर्क है, नॉवेल है। ये नॉवेल किस टाइप का है? रीजनल नॉवेल है, पिकारेस्क नॉवेल है, साइकोलॉजिकल नॉवेल है या डोमेस्टिक नॉवेल्स? जितने भी नॉवेल है मैंने लास्ट सेशन में जब डिस्कस कर चुके हैं, सिलेक्शन बैच में ये सारे नॉवेल डिस्कस कर चुका हूँ। जिसने भी सिलेक्शन बैच ना देखा हो चैनल पे जाके देख लें। क्वेश्चन नंबर 316 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिकारेस्क नॉवेल। टॉम जोन्स बाय हेनरी फील्डिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिकारेस्क नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 317, अ मॉन्यूमेंट विदाउट अ टॉम इज अ फ्रेज यूज्ड बाय। ये एक फ्रेज है किसके द्वारा यूज किया गया है? जॉन ड्राइडन, डॉक्टर जॉनसन, बेन जॉनसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 317 का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, बेन जॉनसन। बेन जॉनसन के द्वारा यह फ्रेज यूज किया गया है, अ मॉन्यूमेंट विदाउट अ टॉम। अ मॉन्यूमेंट विदाउट अ टॉम इज अ फ्रेज यूज्ड बाय बेन जॉनसन टू डिस्क्राइब विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर को डिस्क्राइब करने के लिए बेन जॉनसन ने यह फ्रेज यूज किया है, अ मॉन्यूमेंट विदाउट अ टॉम। क्वेश्चन नंबर 318, इन्वेंटेड टर्जा राइमा। टर्जा राइमा को किसने इन्वेंट किया था? डॉक्टर जॉनसन ने, दांते अलग्री ने, पीवी शैली ने, जॉफरी चौसर ने। क्वेश्चन नंबर 318 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दांते अलग्री ने इन्वेंटेड किया था टर्जा राइमा को।
Dante Alighieri invented terza rima in the 14th century for his epic poem The Divine Comedy. दांते एलिगरी ने इन्वेंट किया था टर्जा राइमा को 14th सेंचुरी में अपनी एक इपिक पोएम द डिवाइन कॉमेडी में। क्वेश्चन नंबर 319, ही मेक्स नो फ्रेंड्स हु नेवर मेड अ फो। एपिग्राम, आयरनी, अपॉस्ट्रॉफी, पर्सोनिफिकेशन, कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? क्वेश्चन नंबर 319 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एपिग्राम। एपिग्राम को भी मैंने लास्ट सिलेक्शन बैच में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए जो लास्ट वाले जितने भी सिलेक्शन बैच है उसको देख लीजिए, उसमें सारी फिगर ऑफ स्पीच में डिस्कस कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 320, व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप ही इज यूजली टेकिंग हिज वाइफ। नो एरर, किस पार्ट्स में एरर है? क्वेश्चन नंबर 320 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूजली टेक्स इन प्लेस ऑफ इज यूजली टेकिंग। जहाँ पे इज यूजली टेकिंग है वहाँ पे यूजली टेक्स का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिस सेंटेंस में यूजली, जनरली, समटाइम्स, हार्डली, स्कार्सली ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी का यूज होता है, वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, ना कि कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पे यूजली यूज हुआ है, इसलिए यहाँ जो सेंटेंस बनेगा वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, इसलिए यहाँ पर यूजली टेक्स हो जाएगा। व्हेन ही गोज ऑन अ बिजनेस ट्रिप ही यूजली टेक्स हिज वाइफ। क्वेश्चन ऑफ द डे, द फर्स्ट स्कॉलरली एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स वर्क्स was published in 1709 and was edited by। किसके द्वारा एडिटेड किया गया था? विलियम शेक्सपियर के वर्क्स का फर्स्ट एडिशन आया था जो पब्लिश्ड हुआ था 1709 में। किसके द्वारा वो एडिशन आया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहे हो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू सो मच।